औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 37 C1 फिज़िक्स, लेक्चर नंबर 37 C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर, और डेट है हमारे पास 8/1/2021। चैप्टर 5 हमने जो है वो शुरू किया हुआ है, सर्कुलर मोशन वाला। और लास्ट टाइम जो है वो हमने उसके अंदर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको स्टडी करना शुरू किया था। तो आज हमने जो है वो ड्राइव करना है। टुडे वी हैव टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आज हमारा जो है वो ये टास्क है। तो एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज जो है वो हमने इनका एक्सप्रेशन ड्राइव आउट करना है। तो कल हमने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है कि जो किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रहा हो और हम ये चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो बेंड डाउन हो जाए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम बेंड कर दें किसी एंगल के ऊपर और वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दें, तो ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स ही जो होती है वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही होती है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो प्रोवाइड होता है। तो आज हमने जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना है इनका एक्सप्रेशन। तो सपोज करें कि एक पार्टिकल है वो मूव करता है ए से बी को पॉइंट पर। आप कंसिडर करें इफ एक पार्टिकल जो है वो हमारे पास मूव करता है फ्रॉम ए टू बी, किसी पॉइंट ए से बी पे विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी कि कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो चेंज करती है अपनी डायरेक्शन, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस इस डायरेक्शन। ऑब्वियसली मूव कर रहा है सर्कल में तो डायरेक्शन तो चेंज होगी। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये क्या करेगी, ये प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन को, ठीक है। दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, मूव करते हुए सर्कल में, तो ये दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी will produce एक्सेलरेशन। तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ये जब पॉइंट ए से बी की तरफ जाएगा, अगर हम कहें कि पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी v1 है और पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी v2 है, तो इसका मतलब है कि ए से बी तक जाने में वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई है, और जब वो ए से बी तक गया तो वेलोसिटी चेंज हुई है। तो इसका मतलब है कि जब वेलोसिटी चेंज हुई है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो अब मैं ज़रा इसकी फिगर बनाता हूँ इसी चीज़ की, ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है। ये देखें कि हमारे पास अगर ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है,
इसके यहाँ पर ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ पर बी है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल v1 है, ठीक है, तो इस जगह पर वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल v2 होगी। इस सर्कल का ये सेंटर है, यहाँ से इसको मिला दें, ये इसका रेडियस, यहाँ से इसको मिला दें, ये इसका रेडियस, और ये यहाँ से अगर लाइन हम मिला दें तो ये इसकी आर्क लेंथ है, ठीक है। ये भी आर रेडियस हमारे पास, ये भी आर रेडियस हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, डेल्टा v2 माइनस v1, ठीक है। ये वेलोसिटी इतनी चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर टाइम t1 था तो यहाँ पर टाइम t2 है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा t हमारे पास t2 माइनस t1 के बराबर है, ठीक है जी। ये t2 माइनस t1 के हमारे पास बराबर है। तो हमारे पास अब एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन a डेल्टा v ओवर डेल्टा t के बराबर आएगा। हमें इस बात का पता है कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी के चेंज होने से हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t के बराबर हमारे पास आ जाएगा। डेल्टा t वो टाइम है जो पार्टिकल ने इस पॉइंट a से b तक जाने में लिया, ठीक है। डेल्टा t क्या है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पॉइंट ए से बी तक जाने में जो पार्टिकल ने टाइम लिया है वो डेल्टा टी टाइम है। अब आप देखिए कि ये जो है ना हमारे पास ये सेंटर था, ये ओ ए बी, ये एक ओ ए बी ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल ओ ए बी हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। अब इसी के एनालॉगस ये जो ओ ए बी ट्राइंगल, मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूँ, ये देखिए ये मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ और यहाँ पर इसको मैं कहता हूँ ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये भी एक ट्राइंगल है PQR, PQR इसी के बराबर एक ट्राइंगल PQR जब मैं यहाँ पर ये वेलोसिटी का वेक्टर v1 है, ये वेलोसिटी का वेक्टर v2 है, तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है डेल्टा v, ठीक है। तो जो v2 और v1 है ये क्या है, ये वेलोसिटीज हैं एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। v2 एंड v1 आर द velocities at point A एंड B। ये हमारे पास वेलोसिटीज हैं पॉइंट A और B पे। ये देखें v1 ये पॉइंट A पे वेलोसिटी है, v2 ये पॉइंट B के ऊपर वेलोसिटी है। तो पॉइंट A और B के ऊपर ये हमारे पास v1 और v2 जो है ये हमारे पास वेलोसिटीज हैं, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी जो है वो पॉइंट ए से बी की तरफ चेंज हो रही है। तो अब जो स्पीड पार्टिकल की है, अगर हम कहें कि वो v है और टाइम जो ये ट्रेवल करता है यानी कि ए से बी तक, ये आर्क लेंथ जो है इसकी, अगर हम इसको कहें कि ये आर्क लेंथ s है, यानी कि ए से बी तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो s डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। कितना s डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है किसी टाइम डेल्टा t में, ठीक है। द particle covers s distance in time डेल्टा टी। अगर पार्टिकल ने ये देखें यहां से यहां तक s डिस्टेंस कवर किया है, a से b तक जाने में इसको कितना टाइम लगा डेल्टा टी। तो हमारे पास हमें पता है इस रिलेशन का कि s
जो होता है ये हमारे पास बराबर होता है v डेल्टा टी के। ठीक है, तो यहां से डेल्टा टी मेरे पास आ जाएगा s ओवर v के बराबर। अब ये जो हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a डेल्टा v ओवर डेल्टा टी। इसके अंदर ये डेल्टा टी की वैल्यू रखें तो डेल्टा v ओवर s ओवर v ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएं तो v डेल्टा v ओवर s ये आ जाएगा। v डेल्टा v ओवर s ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास v डेल्टा v ओवर s ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जो है वहां पे। अब आपके पास जो ट्राइंगल्स हैं PQR और ट्राइंगल AOB, एक ये ट्राइंगल है AOB और एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, वो जो अभी मैंने पीछे बनाई थी मैं दोबारा बनाता हूं उसको, इनको कंपेयर करना है आपने। ठीक है, PQR ये हमारे पास ट्राइंगल थी PQR, ये अगर V1 है ये V2 है तो ये हमारे पास डेल्टा V के बराबर था। ठीक है, PQR, तो जो PQR है वो इस तरह के PQ जो है ये पैरेलल है और इक्वल टू V1 है। PQ, ठीक है, ये PQ जो है ये किसके बराबर है, V1 के। और PR हमारे पास बराबर है V2 के। और RQ हमारे पास बराबर है डेल्टा V के। ठीक है, तो PQ पैरेलल है V1 के, PR पैरेलल है V2 के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो परपेंडिकुलर है टू द टेंजेंट। देखें ना, ये रेडियस ऑफ सर्कल है ये, तो ये यहां से एंगल, ये टेंजेंट जो है इस रेडियस ऑफ सर्कल से एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का ही एंगल जो है वो बना रहा है। तो OA जो है वो फिर परपेंडिकुलर होगा V1 के और OB जो है वो परपेंडिकुलर होगा, देखिए OA ये OA जो है ये परपेंडिकुलर होगा OA टू V1 और ये OB परपेंडिकुलर होगा टू V2। ठीक है, ये क्लियर हमें यहां से इन ट्राइंगल्स को हमने किया तो हमें पता चल रहा है। तो इसका मतलब है कि एंगल AOB बराबर है एंगल PQR के। ठीक है, एंगल AOB बराबर है एंगल PQR या QPR के। तो इसका मतलब है कि V1 का मैग्नीट्यूड बराबर है V2 के मैग्नीट्यूड के, V के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर है मैग्नीट्यूड एक दूसरे के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास OA बराबर है OB के। ठीक है ना, ये OA रेडियस तो चेंज नहीं होता, तो ये OA और ये OB, ये OA और ये OB ये एक दूसरे के बराबर हैं, ये चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वजह है कि जो रेडियस होता है सर्कल का वो तो सेम रहता है ना, रेडियस ऑफ सर्कल तो चेंज नहीं होता। रेडियस ऑफ सर्कल रिमेन सेम। देखिए ना, रेडियस ऑफ सर्कल तो नहीं चेंज होता, रेडियस सर्कल तो हमेशा वही रहता है, इसलिए OA जो OB के बराबर होगा। अब जो ट्राइंगल्स OAB और QPR हैं ये आइसोसेलेस हैं। आइसोसेलेस होती हैं जिनकी कोई दो आपस में जो हमारे पास साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो OAB और QPR हैं ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, OAB एंड ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल PQR और आइसोसेलेस। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये आइसोसेलेस
ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो सिमिलर है टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो फिर सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर हैं तो हम अगर इसमें रेशो लें क्यू आर और पी आर की, यानी कि क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर करें तो ए बी, ठीक है, ये ए बी, क्यू आर को हमने डिवाइड किया पी आर से, ये क्यू आर है, एक साइड को हमने डिवाइड किया एक साइड पी आर से। तो यहां पर भी हम फिर इसी तरह रेशो ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर ए बी को जिस तरह आर क्यू को किया है, आर क्यू इसके बराबर है ए बी के, अगर हम ए बी को डिवाइड करें किसी भी साइड से यानी कि ओ बी से, क्योंकि ओ बी और ओ ए तो बराबर है, वो रेडियस आर ही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आर किसके बराबर है, आप देखें क्यू आर जो है वो डेल्टा वी के बराबर है, और पी आर V1 और V2 का सेम मैग्नीट्यूड है, इसलिए पी आर जो है ये देखें यहाँ पे हमने कहा था V1 V2 बराबर है V के, तो पी आर जो है वो V के बराबर आ जाएगा हमारे पास, और ए बी ओवर ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू आर, ये तो रेडियस के बराबर है, तो दैट इज डिवाइडेड बाय रेडियस। तो डेल्टा वी ओवर वी ए बी ओवर आर, ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 3 जो है वो निकल आई। ये जब हमने दो ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर किया है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस हैं और एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे के साथ कंपेरेबल हैं, इसलिए हमने उनकी साइडों की रेशो जो है वो उसको ले लिया, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आ गई। अब हमने बस इसको सॉल्व करना है, मेन काम जो है वो हमने मेन इक्वेशन जो है वो निकाल ली है। तो आप देखेंगे हम इसको, इस इक्वेशन नंबर 3 को अब हमने सॉल्व करना है। तो जो पॉइंट बी और ए हैं सर्कल के अंदर, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, ठीक है, पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज इन ए सर्कल, ये सर्कल में बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं, तो ये एक आर्क बनाएंगे ए बी, ठीक है, आर्क ए बी, और ये बराबर होगी लाइन ए बी के, वो जो आर्क बन रही थी वहां पर जिसका डिस्टेंस एस है, यानी कि ए बी जो है वो हमारे पास एस के बराबर है, ये वाला, ये ए बी। तो डेल्टा वी ओवर वी एस ओवर आर, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, और यहां से डेल्टा वी की मेरे पास वैल्यू एस आर वी के बराबर आ जाएगी। अब ये वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, एक्सेलरेशन बराबर था v डेल्टा वी डिवाइडेड बाई एस के। इस इक्वेशन के अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर डेल्टा वी की वैल्यू डेल्टा वी की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें, तो ये क्या आ जाएगा, v एस ओवर आर वी, डेल्टा वी की वैल्यू एस ओवर आर वी डिवाइडेड बाई एस, ठीक है, ये चीज हमारे पास बन जाएगी। तो अब आप देखेंगे यहां पर कोई कटिंग हमारे पास होगी, बिल्कुल होगी, ये एस एस से जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, जब एस एस से कैंसिल हो जाएगा, वी वी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वी स्क्वायर ओवर आर, ये हमारे पास बन जाएगा। वी स्क्वायर ओवर आर क्या है, यहां पर एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स से,
ठीक है, ये एक्सेलरेशन क्या है, ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये प्रोड्यूस हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ए सी। दिस एक्सेलरेशन AC is the instantaneous acceleration ठीक है जी, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो बॉडी जो है उसने सर्कल के अंदर मूव करना शुरू किया। अब जो डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, चूंकि पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ ए के और पी आर परपेंडिकुलर है ओ बी के, अभी वो जो हमने ट्राइंगल्स देखी थी इसके डायरेक्शन को जरा हम समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो चूंकि हमारे पास पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर था ओ ए के और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर था ओ बी के, ठीक है, तो फिर क्यू आर जो है वो भी मस्ट परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के। तो क्यू आर जो है ये क्या है, ये पैरेलल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है मूविंग इन द सर्कल वो पैरेलल है डेल्टा वी के। तो इसका मतलब है कि ए बी इतना स्मॉल है कि इट ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है दैट विल एक्ट अलोंग द रेडियस, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा सर्कल की तरफ मूव, सर्कल के सेंटर की तरफ मूव करता है। उसकी वजह यह है कि क्यू आर जो है ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये क्यू आर जो है ये पैरेलल है टू परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। ये ए बी के जो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है क्यू आर, ये उसके क्यू आर इज पैरेलल, ये पैरेलल है टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है मूविंग इन ए सर्कल, ठीक है, यानी कि जो सर्कल के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन जो है ए पैरेलल टू डेल्टा वी है, यानी कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसके पैरेलल। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कहाँ पे आ रही है, ए बी के, और ए बी जो है वो इतना छोटा इंटरवल है कि दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो इसलिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इट इज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल एंड ऑलवेज directed towards the center of circle, ठीक है। और ये हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ जो है वो एक्ट करता है, सेंटर की तरफ होता है, कहते हैं ना ये यूं है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा ए सी
ये सेंटर की तरफ अलॉन्ग द रेडियस होगा, ये सेंटर की तरफ जो है वो हमेशा एक्ट करेगा। अब हमारे पास देखिए जो एक्सप्रेशन है उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। जो एक्सप्रेशन है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का, एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्स, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, ये बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो एफ सी आपने ए सी की वैल्यू क्या निकाली है, वी स्क्वायर ओवर आर। तो हमारे पास एफ सी एम वी स्क्वायर ओवर आर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। और एंगुलर की फॉर्म में अगर लिखना हो तो वी हमें पता है आर ओमेगा के बराबर होता है, और वी का अगर स्क्वायर ले लें तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के इधर रख दें तो एफ सी एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर आर से एक दफ़ा कटेगा तो एफ सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये एंगुलर वेलोसिटी और ये लीनियर वेलोसिटी की टर्म में हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आ जाएगी। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही जो है वो होता है, जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन का होता है। और यूनिट जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का, यूनिट एफ सी का जो है वो उसी तरह जिस तरह फोर्स का न्यूटन न्यूटन होता है वो हमारे पास होगा, ठीक है। और जो डायमेंशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो डायमेंशंस वही होंगी जो हमारे पास डायमेंशंस होती हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल जो डायमेंशंस हमारे पास एक्सेलरेशन और फोर्स की होती हैं वही हमारे पास होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ए सी देखें, ए सी वी स्क्वायर ओवर आर है, तो वी हमारे पास डी ओवर टी के बराबर होता है, तो इसका अगर स्क्वायर ले लें तो ये डी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए सी मेरे पास डी स्क्वायर टी स्क्वायर आर आ जाएगा। तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो इसको डी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर डी लिख लेंगे, डी डी से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा डी ओवर टी स्क्वायर। तो इसको कैपिटल एल और टी का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू एल टी इनवर्स। ये हमारे पास डायमेंशंस जो हैं वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आ जाएंगी। इसी तरह आप देखें एफ सी एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम वी की जगह पर रखें डी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर ओवर आर, तो ये क्या हो जाएगा एम डी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आर भी तो डी है, टी स्क्वायर डी, डी डी से काट गया, तो एम डी ओवर टी स्क्वायर, यानी कि कैपिटल एम और डी एल और टी का स्क्वायर ये आ जाएगा। और इसको आप देख सकते हैं कि एफ सी या वो हमारे पास एम एल टी इनवर्स। तो वही डायमेंशंस हैं जो फोर्स की हैं, यानी कि इस फार्मूले से भी वही डायमेंशंस निकल रही हैं जो हमारे पास ऑर्डिनरी फार्मूले से जो है वो निकलती हैं, ठीक है। तो अब हमने जो है ये डिटेल के साथ इसको स्टडी कर ली है, ठीक है। एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करके देखा है सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको डिटेल के साथ हमने स्टडी किया है। अब नेक्स्ट जो है कल फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जैसे आपने इनर्शिया को स्टडी किया था कि हर बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में रहती है, ठीक है, वो अपनी रेजिस्ट करती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को। तो ये प्रॉपर्टी के कोई बॉडी जो है वो ये चाहती है कि वो रेस्ट में रहे, या जो बॉडी मूव कर रही है वो ये चाहती है कि वो मूव करती रहे, ठीक है। इसको कहते हैं इनर्शिया
ये लीनियर मोशन में है, लेकिन हमने इसी इनर्शिया को फिर आप स्टडी करना है सर्कुलर मोशन के केस में, जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। ठीक है, तो बहुत